तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं? यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे आप एग्री करते हैं, सहमत हैं। ठीक है, और इसके ऑप्शंस हैं, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। ऑप्शन बी है, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन सी है, कुछ नया सीखना है, इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। ठीक है। ऑप्शन डी है, सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, ऑप्शन डी से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी है, सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए। तो ये गलत हो गया, क्योंकि भावनाओं को अलग रख के आप बिल्कुल न्यूट्रल होके कुछ भी नहीं सीख सकते। ठीक है। ऑप्शन सी है, कुछ नया सीखना, इस पर निर्भर करता है कि उसमें हम कितने निपुण हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। किसी चीज़ को सीखने के लिए आपको उसमें पूरी तरह से निपुण होना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी स्टेज से सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी गलत है। सॉरी। ऑप्शन बी है, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती। तो फिर से वही हो गया ऑप्शन डी की तरह, सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की बिल्कुल आवश्यकता होती है, भूमिका होती है। तो ये भी ऑप्शन गलत है, यानी हम इन तीनों से सहमत बिल्कुल नहीं हैं। हम किस ऑप्शन से सहमत हैं? ऑप्शन ए, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से क्या है, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अशक्तता वाले बच्चे, ऑप्शन है क्या करते हैं? बच्चे दृश्य शब्दों, साइड वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। ऑप्शन सी है, बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। या फिर ऑप्शन डी, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। तो इसमें क्वेश्चन है अधिगम अशक्तता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है कम बुद्धि लब्धि नहीं है, मानसिक विकास मंद होना नहीं है। बच्चे दृश्य शब्दों, साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में क्या होता है, भ्रम होता है। ये होती है अधिगम अशक्तता। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन का एक एग्जाम्पल है डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चों को पढ़ने संबंधी विकार है ना डिसलेक्सिया। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी है संवेदी गतिक अवस्था। ऑप्शन सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। या फिर ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास, यानी इनमें से ये जो चार ऑप्शन हैं किस स्टेज में बच्चा है और उसके चिंतन करने की क्षमता का विकास हो चुका है या फिर शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसकी एज क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 12 वर्ष के बाद की अवस्था। संवेदी गतिक अवस्था क्या होती है? जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष की अवस्था। और ऑप्शन डी जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है 7 से 12 वर्ष का बच्चा होता है, 12 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, तो 12 वर्ष के बाद की अवस्था, या फिर आप इसको कहीं कहीं पे ये क्वेश्चन कहीं कहीं पे ये भी दिया हुआ है कि ये 11 वर्ष के बाद की अवस्था है। आप 11 या 12 दोनों ही सही है। तो 12 के बाद या फिर 12 से या 11 के बाद जो बच्चा होता है उसके वैज्ञानिक चिंतन की जो क्षमता है उसका क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए परस्पर संबंध का सिद्धांत,
निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ठीक है, ये जो है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है, किसका है? ऑप्शन है मेरेडिथ, हरलॉक, गैसेल या फिर डगलस और हॉलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरलॉक। ठीक है, ऑप्शन बी हरलॉक इसका करेक्ट आंसर है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन है हरलॉक का। कहीं कहीं पे किन्हीं बुक्स में मैंने देखा है इसका आंसर हो जाता है गैसेल, बट ऑप्शन इसका हरलॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, यानी किसने दिया है ये सिद्धांत? ऑप्शन है वर्नन, स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक या फिर स्टर्न ने। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्पीयरमैन ने। ठीक है, द्विकारक यानी दो सिद्धांत, एक स्पीयर एक मैन करके अगर कर दिया तो दो हो गए। ये ट्रिक था मेरा याद करने का, जो मुझे आज तक याद है। स्पीयरमैन ने किया था द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, ऑप्शन ए बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है। स्नायु तंत्र संबंधी यानी कि प्रक्रमण की गति, संवेदी, विभेदी आदि। ठीक है, ऑप्शन बी है बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, उसके बाद बुद्धि घास चढ़ती है। ऑप्शन सी है बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं। ऑप्शन डी है बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बुद्धि जो है वो है बहुआयामी और इसमें कई पहलू निहित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? ठीक है, ऑप्शन ए चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, ऑप्शन बी है विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है न कि सामान्य प्रतिमान, ऑप्शन सी है सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, या फिर ऑप्शन डी विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण जो है वो है ऑप्शन सी, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा, नैतिक यथार्थवाद या फिर अनैतिक यथार्थवाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैतिक तर्कणा। जैसे कि आप जानते हैं कोहल वर्ग का जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, तो जब आप सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय ले रहे हैं, उसमें चिंतन कर रहा है व्यक्ति, चिंतन प्रक्रिया चल रही है, तो एक तरह से उसका नैतिक तर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नैतिक तर्कणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है किससे सीखते हैं? ऑप्शन ए है वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं, ऑप्शन बी है मुख्य रूप से शिक्षक यानी टीचर से सीखते हैं, ऑप्शन सी है वैयक्तिक रूप से सीखते हैं, या फिर ऑप्शन डी समूहों में सीखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। ठीक है, जो बाल केंद्रित कक्षा होती है, क्लासरूम होता है, वो उसमें बच्चे वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, ऑप्शन बी है सामान्य बुद्धि पर, ऑप्शन सी है विद्यालय में आवश्यक
योग्यताओं पर, सामान्य समान योग्यताओं पर। ऑप्शन डी है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो इसमें ऑप्शन 4 ये बता रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो विलक्षण योग्यता है वो अलग है, अलौकिक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। क्या उपाय है? ऑप्शन है छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं। तो जेंडर भेदभाव को हम दूर तभी कर सकते हैं जब छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान किया जाए, इक्वल हो सब कुछ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है अधिगम में आकलन करना? ऑप्शन है ग्रेड एवं अंकों के लिए, ऑप्शन बी है जांच परीक्षण के लिए, ऑप्शन सी है प्रेरणा के लिए, या फिर ऑप्शन डी पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेरणा के लिए, ऑप्शन सी इसका है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो, ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। यानी विशिष्ट विद्यालय होते हैं जिसमें विशेष आवश्यकता वाले ही बच्चे पढ़ रहे हों, या फिर ऑप्शन बी केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है, या फिर सिर्फ बालिका शिक्षा को ही प्रोत्साहन देना है। ऑप्शन सी है जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन डी है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समावेशी शिक्षा, यानी जिसमें बच्चे के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं के स्थितियों को ध्यान में रखे बिना ही सभी बच्चों को एक साथ क्लास में, एक साथ स्कूल में, कक्षा में शामिल करे, वो है समावेशी शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस विकार से संबंधित है? ऑप्शन है गणितीय संबंधी विकार, पढ़ने संबंधी विकार, विकृत लिखावट संबंधी विकार, या फिर गंभीर तनाव की अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पढ़ने संबंधी विकार। ठीक है, डिस्लेक्सिया क्या है? पठन विकार है, पठन संबंधी विकार है डिस्लेक्सिया। और ये जो गणितीय संबंधी विकार है, ये इसे क्या है, ये बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। ठीक है, और गंभीर तनाव की अवस्था होती है डिस्थीमिया। ठीक है, गणितीय संबंधी विकार हो गया डिस्कैलकुलिया, गंभीर तनाव की अवस्था हो गई डिस्थीमिया, विकृत लिखावट से संबंधित विकार होता है डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पठन संबंधी विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, नहीं है बताना। ऑप्शन है एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, या फिर बहुतत्व का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यागमन का सिद्धांत। ये जो है प्रत्यागमन का सिद्धांत वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, और ये जो बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, यानी किसने दिया है? वो है अल्फ्रेड बीने ने। द्वितत्व सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने, और बहुत तत्व का सिद्धांत दिया है गार्डनर ने। ठीक है, प्रत्यागमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है।